नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारी ग्रांट्स के बारे में जो है एप्लीकेशंस की जानकारी आपको दी है। साथ ही साथ अब हम लोग बात करने वाले हैं इनके फीडबैक के लिए भी। मोस्टली क्या होता है कि हम कंसल्टेंट का सहारा पकड़ जाते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट जो है एप्लीकेशन के साथ साथ जो है हमें फीडबैक और रिस्पॉन्स भी देता है। जबकि सिर्फ कहने में ये चीज़ आती है, लेकिन वाकई में एग्जैक्टली जो है रिस्पॉन्स पे वर्क कोई नहीं करता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स का जो है फीडबैक ले सकते हैं, कैसे हमें उन पे काम करना है और कैसे इन फीडबैक्स का हमें रिप्लाई करना होता है, क्या करना है, कैसे कदम उठाना है आगे। इन सब जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं हम अपने पोर्टल ई अनुदान पर। ध्यान रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको जानकारी दी थी, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकले हुए थे, जैसे गरिमा गृह का, आपका जो है नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन यानी कि ओल्ड एज होम के लिए, गरिमा गृह के लिए, तो भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो निकले हुए थे। इन सभी प्रोजेक्ट्स के जो है आजकल रिस्पॉन्स बैक जो है वो आने लग गए हैं। अब इनकी रिस्पॉन्स कैसे चेक करनी है, ध्यान रखिएगा। जिस साइट से आपने अप्लाई किया था, ध्यान रखिएगा, ये ई अनुदान पोर्टल है। शायद आपको जो है साइट नई लग रही होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से अब चेंज कर दिया गया। अब की बार आप जब ई अनुदान साइट पर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस आएगा, तो उसको देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका जो बेसिक इंटरफेस है, जो होम पेज है, उसको चेंज किया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो है सारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन अब इस प्रकार से जो है साफ रूप से दिखाई दिया करेंगे। पहले वाले जो पोस्टर था उसमें ग्रांट एप्लीकेशन जो हमें साफ रूप से दिखाई नहीं दिया करती थी। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर फी क्लेम, जो श्रेष्ठा स्कीम में रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं वो अपनी फी क्लेम के लिए जो है अपना आवेदन कर सकते हैं अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ। इस पर भी हम जल्दी एक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं। कॉलिंग का प्रपोजल, ऑनगोइंग जो प्रपोजल्स थे आपके अव्यय योजना के, अटल व्ययो अभ्युदय योजना यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन, अभी हमने न्यू जो सेटअप्स थे उनके लिए एप्लीकेशन करना आपको सिखाया था, और इसी का जो है फीडबैक भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो जिनके ऑनगोइंग थे उनकी ग्रांट के लिए, यानी कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसके लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए जो है यहाँ पर 7 जुलाई की लास्ट डेट दी गई है। तो जिनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं अव्यय योजना के अंतर्गत, तो वो अपने लास्ट ईयर की प्रोजेक्ट आईडी के अनुसार जो है अपना किसी भी प्रकार का जो फंड है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उसके लिए आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जी, invitation of applying the national award for outstanding service in the field of prevention of alcoholism and substances, ड्रग एब्यूज प्रोग्राम में आउटस्टैंडिंग अवार्ड के लिए जो है इनविटेशन के लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन लिंक आपको दिया गया है, वो आप फाइल कर सकते हैं। जियो टैग करना है अपने जो प्रोजेक्ट लोकेशंस हैं, उसके लिए यहाँ पर लिंक आपके लिए अवेलेबल है। तो बहुत सारी ग्रांट एप्लीकेशंस यहाँ पर जो है अवेलेबल है, जैसे कि मिनिस्ट्री सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग ड्रग एडिक्शन काउंसलिंग। तो मिनिस्ट्री से सपोर्टेड जो ड्रग एडिक्शन काउंसलिंग के जो ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं उनके लिए जो है यहाँ पर आप एरिया लोकेशंस के लिए जो है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देन आफ्टर आ गया एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर ऑब्टेनिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जो है पीएम दक्ष योजना के तहत, उसके लिए आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वही जो है आपके IRCA और ODIC जो NAP DDR के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट चलते हैं, ट्रीटमेंट सेंटर चलते हैं, तो उनके लिए आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर गरिमा गृह का जो है वो दिया हुआ हमें पहले से गाइडलाइंस वगैरह है ना। EOI एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ अगर स्माइल का दिया हुआ है, हमने स्माइल भी अप्लाई करवाया था आपको, गरिमा गृह भी अप्लाई करवाया था, बेकरी का भी प्रोजेक्ट हमने आपको अप्लाई करवाया था। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के लिए भी हमने जो है आपको एक वीडियो बनाकर दी थी कि आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी। जो न्यू RR सिटीज़ NAP SRC स्कीम के अंतर्गत जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी यहाँ पर जो है लिस्ट यहाँ पर जो है दी हुई है। तो अब बात करते हैं कि फीडबैक कैसे चेक करते हैं। अब हम आपको पता है कि हम पहले जो है NAP नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन NAP SRC के लिए हम अप्लाई कर चुके थे अव्यय योजना के अंतर्गत न्यू प्रोजेक्शंस के लिए, तो उसके फीडबैक आने स्टार्ट हो गया। फीडबैक चेक कैसे करते हैं, इसका जो है आगे हमें कैसे उसका रिस्पॉन्स लेना है,
तो उस पर हम बात करने वाले। देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है, जैसे हमने स्माइल का प्रोजेक्ट अप्लाई किया था तो वो अभी भी मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री में पेंडिंग है ना। हमने स्माइल का जो है अनदर जो प्रोजेक्ट था यानी कि गरिमा गृह का, एक इसमें भिक्षावृत्ति वाला, एक गरिमा गृह वाला, तो हमने जो है देखिए यहाँ पर पेंडिंग विद सेंट्रल मिनिस्ट्री बता रहा है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था IPOP यानी कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन वाला जो था प्रोजेक्ट, ये हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री से पास हो चुका है और अब दिखा रहा है पेंडिंग विद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। ये देखिए यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वहां पर आपकी अब फाइल पेंडिंग है। यहाँ पर देखिए हमने 2 प्रोजेक्ट्स अप्लाई किए थे, हमने 2 अदर लोकेशंस के लिए हमने यहाँ पर जो अप्लाई किया था, तो यहाँ पर हमारी फाइल जो है अब पेंडिंग विद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस दिखा रहा है। अब इसके लिए हमें करना क्या है? अब सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में हमारी फाइल आ चुकी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को विजिट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज ये फीडबैक्स रिस्पॉन्सेज लेना आप जो है नहीं ले पाएंगे। वेयर टू गो एंड होम टू मीट विद, तो हमें किससे मिलना है, कहाँ जाना है, ये सारी जानकारी हम जो है इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वेयर टू गो एंड होम टू मीट फॉर दिस ग्रांट, वी नीड टू विजिट आवर डिस्ट्रिक्ट सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस ऑफिस। हमारे सभी के राज्य जो जिले होते हैं, हम सभी राज्यों में, वहां पर जिला सामाजिक न्याय विभाग का एक ऑफिस होता है। जिला सामाजिक न्याय विभाग का एक ऑफिस होता है वहां पर, उसके कार्यालय में हमें वहां पर जाना है और संबंधित अधिकारी से जाकर वहां पर मिलना है हमें। ध्यान रखिएगा, जब वहां पर आप मिलने जाएं तो अपने लगभग सभी डॉक्यूमेंटेशंस को आप कंप्लीट करके लेके जाएं। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है कि हमें डॉक्यूमेंटेशन कौन से लेके जाने हैं, तो दस्तावेज हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड टू बी इनक्लोज देयर इटसेल्फ। तो हमें वहां पर किस किस डॉक्यूमेंट को इनक्लोज करके लेके जाना है। सबसे पहला जो हमारे पास हमारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है, या हमारी सेक्शन 8 कंपनी उसका जो रजिस्ट्रेशन है, या हमारी जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन था हमारा, तो हम ट्रस्ट डीड को साथ में लेके चलेंगे। सेकेंड उस पर जो है हम अपने 2 साल की एनुअल रिपोर्ट लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट जो होती है ना हमारी, तो वो एनुअल रिपोर्ट हम जो है लास्ट हमें 2 साल की जो है कॉपीज लेकर ही उसको हमें जो है अटेस्टेड करवा के लेके जाना है। अब यह सेल्फ अटेस्टेड भी आप कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ स्टाफ या एम्प्लॉयज, जो आपने स्टाफ या एम्प्लॉयज की लिस्ट अपलोड की थी प्रोजेक्ट सबमिशन के दौरान, आपको वो लिस्ट भी जो है सर्टिफाइड कॉपी उसकी लेकर जानी है। देन आफ्टर आपको क्या लेकर जाना है, बजट एस्टिमेट। जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी या बजट एस्टिमेट जो आपने सबमिट किया था, तो उसका एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान आपके बजट एस्टिमेट के साथ वो आपको वहां पर लेकर जाना, जिसके अंदर आपका जो है भवन जो रहेगा उसका नक्शा क्या रहेगा, है ना, उसमें कितने रूम होंगे, कहाँ पर कौन सा रूम है, कहाँ पर बाथरूम है, उस टाइप का एक नक्शा बना हुआ होता है, डिटेल प्रोजेक्ट प्लान होता है ना। आपने बेनिफिशियरी सिलेक्शन कैसे करेंगे, आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, आपका जो है माइलस्टोन्स क्या क्या रहेंगे, आप कैसे कैसे वर्क करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आपके शेल्टर होम के, तो वो सभी का एक डिटेल बजट प्लान विद बजट एस्टिमेट वो आपको साथ में लेकर जाना है। बैंक ऑथराइजेशन लेटर, ध्यान रखिएगा ये डॉक्यूमेंटेशन वही लेकर जाने हैं जो आपने अपलोड किए थे, इस चीज का बखूबी रूप से ध्यान रखना। तो बजट एस्टीमेट आप जब लेके चले गए हैं तो बजट एस्टीमेट वही होना चाहिए जो आपने अपलोड किया था। अब बात करते हैं बैंक ऑथराइजेशन लेटर। जब हमने एप्लीकेशन को फाइल किया तो बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर मिला था जिस पर हमारी बैंक डिटेल्स वगैरह लिखी हुई थी कि हाँ इस संस्था का अकाउंट जो है इसी बैंक में है और जो है ये फलानी ग्रांट के लिए अप्लाई करें। तो वो बैंक ऑथराइजेशन लेटर की जो ओरिजिनल प्रति है आपके पास वो साथ में आपको लेकर जानी है, चाहे तो आप उसकी कॉपी भी साथ में ले जा सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं 2 ईयर की ऑडिट रिपोर्ट। हमारी 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट जिसके साथ हमारी बैलेंस शीट लगी हुई हो, हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट लगी हुई हो और साथ ही साथ हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी होना चाहिए। ये सभी चीजें आपको साथ में लेकर वहां जानी है। देन आफ्टर आपका जो एड्रेस प्रूफ आपने लगाया था ओल्ड एज होम का, चाहे उसमें आपने रेंट एग्रीमेंट लगाया हो या फिर आपने बिजली का बिल लगाया हो, जो भी आपने एड्रेस प्रूफ दिया था, तो वो एड्रेस प्रूफ आपको साथ में लेके जाना, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट रहा हो, चाहे आपका बिजली का बिल रहा हो या अदर कोई एड्रेस प्रूफ आपने जो भी वहां पर लगाया हो, तो वो आपको साथ में लेकर वहां जाना है। देन आफ्टर आपके एनजीओ के पैन कार्ड की कॉपी ले जाना मत भूलिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेकर जा रहे हैं तो साथ में जो है संस्था के पैन कार्ड की भी कॉपी आप लेकर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जाना कहाँ है आपको, आपका जिला सहकारिता विभाग जो न्याय विभाग है या जो लोकल जो ऑफिस होता है आपका,
सामाजिक न्याय विभाग का, वहाँ पर आपको जाना है। हर जिले में होता है ये, आपके जिले का कहाँ पर है आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में भी जो है पूछ सकते हैं, तो हम आपको जो है एड्रेस जो है आपको एक्सट्रैक्ट करवा के प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके लिए आपकी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध होनी चाहिए, अदरवाइज आपने चैनल मेंबरशिप कंप्लीट की हुई हो। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनजीओ रेजोल्यूशन की। ध्यान होगा आपको, जब हमने अपना ग्रांट एप्लीकेशन सबमिट किया था तो वहाँ पर लास्ट में कंसेंट हमें सबमिट करना था कि आई कैन सर्टिफाई दैट वी आर गोइंग टू सबमिट दिस एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पर आपने एक डेट का ऑप्शन चूज किया था कि किस डेट को आपने रेजुलेशन पास किया है। तो वो रेजुलेशन आपने किस डेट का पास किया था ये आपको जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मिलेगा। मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको अपना, तो वहां से आप डेट वेरीफाई कर सकते हैं और उस डेट का एक रेजुलेशन बनाकर, एक रेजुलेशन लेटर आपको जो है अपनी संस्था का बनाना है जिस पर आपके सारे अधिकारियों के साइन हो, वो रेजुलेशन लेटर आपको साथ में लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा आपकी संस्था का अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो MOA AOA जो भी आपका है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ जो है एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपका है सेक्शन 8 कंपनी का, वो लेके जाना है आपको। अगर आपकी ट्रस्ट है तो आपको ट्रस्ट डीड साथ में लेके जानी है, अगर आपकी सोसाइटी है तो उसका बायोलॉज आपको साथ में लेकर अवश्य ही जाना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप जब वहां पर जाएं, यू आर एन ऑथराइज पर्सन ऑफ दिस एनजीओ और दिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका आईडी आपके पास होना चाहिए जिससे आप साबित कर सके कि देखिए ये मेरा संस्था में मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं इसका ऑथराइज सिग्नेचरी हूं और मैंने ही ये फॉर्म सबमिट किया था। तो आपको अपना आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना है। कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स से सवाल भी करते थे काफ़ी कि सर कहीं सेटिंग हो सकती है क्या, कुछ हम सेटिंग से काम कर सकते हैं क्या। ध्यान रखिएगा ये जो फीडबैक और रिस्पॉन्स का जो पार्ट होता है यही होता है समय इस प्रकार की सेटिंग्स करने का। लेकिन इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार के अधिकारी से बातचीत करनी है तो डायरेक्टली बात करने से बचें। ऐसे में आप एक मीडिएटर का यूज़ करें, चाहे वो आपका जो है प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हो या आप अपने CA को साथ में लेके जा सकते हैं, अपने टेक्निकल टीम एक्सपर्ट को अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे कि अगर वो कोई डॉक्यूमेंटेशन किसी प्रकार का आपसे एडिशनल मांग लेते हैं तो वो उसको बारीकी से समझ सके। कंसल्टेंट समझ सकता है कि क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है, कोई कमी बताई गई। एक CA भी जो है इतना दिमाग होता है उनमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट का कि वो समझ सकते हैं कि आपको जो है किस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में उसने कमी बताई है या किस चीज़ को हमें पूरा करना है। तो इस प्रकार से अगर जो भी बातचीत उनसे करनी है तो वो आप जो है अपने कंसल्टेंट के माध्यम से कर सकते हैं। सो इफ पॉसिबल ट्राई टू बी देयर विद योर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और योर टेक्निकल एक्सपर्ट और योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप वहाँ पर जो है अपने प्रयास कीजिएगा संभवतः कि आप वहाँ पर अपने जो है प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के साथ जाएं। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एक मीडिएटर के रूप में वर्क करता है, तो डायरेक्टली कई बार क्या है अधिकारी आपसे बात नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, तो वो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के माध्यम से अगर आपका कोई भी उसके मन में है कुछ इस प्रकार का कि भाई उसे कोई सुविधा शुल्क लेना है। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर और शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा, ब्राइब का उपयोग नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर रिश्वत का उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि ये सुविधा शुल्क होता है। जब आप सुविधा शुल्क देते हैं आपका काम जो है आसानी से हो जाता है। तो सुविधा शुल्क लेने के लिए वो डायरेक्टली हो सकता है आपसे बात करने में हेजिटेट फील करे, लेकिन वो आपके कंसल्टेंट के साथ, आपके जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ या आपके टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ, आपके CA के साथ वो डायरेक्टली जो है उस चीज़ के बारे में डील कर सकता है। और अभी रिसेंटली मैंने भी एक उदाहरण देखा था, मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एक NGO को मैंने जो है डायरेक्टली रेफ़र किया था किसी अधिकारी के पास में, और मेरी उनसे बातचीत हुई थी किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। उस प्रोजेक्ट के बारे में जल्द ही वीडियो आपको जो है अवेल ज़रूर कराऊंगा। और उस ग्रांट से संबंधित मैंने जब उस अधिकारी के पास, उस NGO ऑनर को जो है रेफ़र किया, तो वहाँ गए, उन अधिकारी ने उससे बात करने से मना कर दिया। कुछ थोड़े बहुत सवाल किए उन्होंने, सवाल करने के बाद फेसबुक अकाउंट वगैरह उनका चेक किया, उसके बाद उन्होंने उनसे बात करने से मना कर दिया। देन आफ्टर उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने तो कहा था कि आपकी जान पहचान है, बाकी उन्होंने तो मेरे को बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर दिया। तो जब मैं उस अधिकारी के पास गया तो मैंने उनसे बात करी और उनसे जो भी डीलिंग थी वो मैं कंप्लीट करवा के आया, उसकी बात कराई मैंने। तो मेरे फ़ोन से, मेरे टेलीफोन के माध्यम से जो है कॉल पर बात हुई। तो यहाँ पर क्या है कि जब मैंने उस अधिकारी से पूछा कि सर आपने डायरेक्टली उससे बात करने से क्यों मना कर दिया, तो उस अधिकारी का जो जवाब था वो शायद आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद ऐसा ना हो कि हम भी वही गलती कर रहे हों, इसीलिए कोई अधिकारी हमसे बात ना करना चाहता, इसलिए कोई अधिकारी हमसे सेटिंग नहीं करता, इसलिए कोई अधिकारी हमारा काम करके नहीं देता। एक्चुअली उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव था जिनको मैंने वहाँ रेफर किया था, जब उन्होंने उस अधिकारी को कॉल करके, जब मैंने जैसा कि उनसे बात करने के बाद उनका नंबर दिया था, तो जब उन्होंने उस अधिकारी को कॉल किया तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा नंबर, हमारा नाम जो है वो ट्रू कॉलर पर शो कर देता है। वो जो पर्टिकुलर संस्था के अधिकारी थे वो किसी सिविल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, सिविक ऑर्गेनाइजेशन से। सिविक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी?
एडवोकेसी एनजीओज लाइक मानवाधिकार से रिलेटेड, है ना, या समाचार पत्र, समाचार निर्देश वगैरह इस टाइप के, मतलब जो मीडिया से रिलेटेड हों, या आपके जो है इस टाइप के किसी भी जो हम सिविल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, मानवाधिकारों की और सब चीज़, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं उस अधिकारी ने उनके जो ट्रू कॉलर पे जब उसका नंबर दिखा रहा था तो उस पर उनका जो लोगो बना हुआ था, क्योंकि आजकल इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन के लोगो भी ऐसे ही होते हैं, पुलिस से रिलेटेड या मिलते जुलते इस टाइप के। तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी झेप गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये व्यक्ति मानवाधिकार के लिए या फिर सिविल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है या फिर प्रेस में वर्क कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी नौकरी पे जो है दिक्कत कर खड़ी कर दे कल को, कहीं ये ट्रैप ना हो कि भाई यादव जी ने भेज दिया लेकिन ये सामने वाला व्यक्ति उनको छल कपट करके आया हो और मुझसे कैसी भी बात कर ले, मेरी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ले और कल को मेरी नौकरी पे बात आ जाए। तो ये चीज़ मुझे जब उन्होंने बताई तो मुझे वाकई में लगा कि हाँ यार, ये गलतियां हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। क्योंकि हमारी संस्थाओं में मैंने एक चीज़ बड़ी प्यारी देखी है कि मौका मिलना चाहिए, कहीं से भी आई कार्ड बनवा लेते हैं, है ना। किसी ने भी डाल दिया कि भाई फ्री में हम यहाँ जोड़ रहे हैं, वहाँ जोड़ रहे हैं, तो वहाँ उठ के हम लोग जो है मेंबर बनने चले जाते हैं। तो इस टाइप से जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग जब मेंबर बनते हैं तो वो गलत काम है। कोशिश कीजिए आप अपनी संस्था और अपनी संस्था का लोगो ही यूज़ कीजिए, अपना खुद का पर्सनल फोटो यूज़ कीजिए, आपकी आईडी को आप ब्लैंक छोड़िए। लेकिन इस टाइप की जो सिविक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें जो है ज्वाइन होने से बचें, बिकॉज यू आर द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोग और आप लोग जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग सिविल ऑर्गेनाइजेशन या हम लोग एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और कहीं ना कहीं शायद इन ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने से हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को आप जो है इग्नोर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिया, और जिस ग्रांट के लिए मैंने उन अधिकारी के पास उस संस्था को भेजा था वो कौन सी ग्रांट है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं और कहाँ किससे जाके मिलना है, मैं बिल्कुल जैसे ही उस पर्टिकुलर संस्था की ग्रांट मंजूर हो जाती है मैं फिर जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और लाइव एक डेमो के साथ उस संस्था के जो ऑनर हैं उनके इंटरव्यू के साथ मैं आपको जो है उस वीडियो को जरूर सर्व करूंगा, जिससे कि आप भी उस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकें और रेफरेंस के माध्यम से आप वहाँ अधिकारी से बात करके अपनी ग्रांट को जो है मंजूर करवा सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के रेफरेंसेज या इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ इम्पैनल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही अवेलेबल होंगी। तो आप लोगों से निवेदन, अगर आपने अभी तक अपनी संस्था को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं किया है तो आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की मेंबरशिप ले लें। अदरवाइज आप जो है हमारे चैनल पर एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, उस ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करके भी जो है हमारी मेंबरशिप्स को ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि कैसे मेंबरशिप लेनी है और क्या प्रोसीजर होता है मेंबरशिप का। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, देखिएगा ध्यान से, आप लोग चेक कर लीजिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें शो करना चाहूँगा। सबसे पहला तो मैं आपको बताने वाला था कि इस ग्रांट के दौरान आपको जो मैंने बताया था कि हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भी इसका जो है साथ में प्रिंट करके लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए भाई हमने कोई ग्रांट भी अप्लाई यहाँ पे की हुई है। तो वो कैसे लेके जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मान लीजिए हम पर्टिकुलर इस ग्रांट के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके जो है अपनी रिसिप्ट भी जो है यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं, है ना। प्रिंट फॉर्म पे क्लिक किया हमने, देखिए यहाँ पर हमारा जो है पूरा फॉर्म प्रिंट होकर आ गया है। तो ये हम जो है वहाँ पर लेकर जा सकते हैं साथ में प्रिंट करके। अब मैं आपको बात कर रहा था कि एक रेजोल्यूशन की, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था, हमने एक दैट वी हैव ऑथराइज द अंडरसाइंड बाय ए रेजोल्यूशन, है ना, to verify and submit the statement of information for the purpose of monitoring of the scheme in of which grant and aid we received from the Ministry of Social Justice and Empowerment। तो हमने जिस तारीख का जो रेजोल्यूशन यहाँ पर लिखा था कि हमने इस तारीख को रेजोल्यूशन पास किया है, तो वो रेजोल्यूशन आपको वहाँ पर लेके जाना है। मैंने आपको एक तो बताया था कि रेजोल्यूशन वाला पार्ट जो आपका रह गया था बकाया, वो आपको लेकर जाना है। ये डॉक्यूमेंटेशन देखिए यहाँ पर चेक लिस्ट भी दी हुई है, ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, आपने जो है यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट सबमिट कर रखी है, लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज आपने सबमिट किया, तो लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज को भी लेना मत भूलिएगा ध्यान से, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टाफ मेंबर्स जो है आपके, वो आपका जो है वो लेकर जाना है, आपको बजट स्टेटमेंट लेकर जाना है और साथ में जो है आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर जाइएगा, बैंक का ऑथराइजेशन लेटर लेकर जाइएगा जो इस प्रोजेक्ट के दौरान फाइलिंग के दौरान हमें जो है देना पड़ा था, इसमें सबमिट करना पड़ा था। आपकी जो है ऑडिट स्टेटमेंट जो है मैंने आपको बताया था कि वो सारी डिटेल लेकर जानी है, आपका जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह था वो लेकर जाना है, नेम ऑफ द पैन कार्ड, एनजीओ पैन कार्ड आपको वो लेके जाना है, और आपका जो एमओए या आपकी जो ट्रस्ट डीड वगैरह है वो आपको यहाँ पर लेकर जानी है। चलिए मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्म प्रिंट करके लेके जाइएगा। फॉर्म कैसे प्रिंट करना है, देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये फॉर्म साथ में लेके जाना है, सभी डॉक्यूमेंटेशन साथ लेके जाइएगा। चलिए जी, अब बात करते हैं मेंबरशिप की
कि कैसे आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। अगर आपकी संस्था हमारे साथ संबद्ध नहीं है या फिर आप जो है अभी तक अपनी संस्था को हमारे साथ इम्पैनल नहीं कर पाए, तो अब आपको जो है चैनल मेंबरशिप के थ्रू जो है आपको गुजरना पड़ेगा। चैनल मेंबरशिप क्या कहती है? चैनल मेंबरशिप में आप देखिए, हमारे जब डैशबोर्ड पर जाते हैं, यहाँ पर आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। ज्वाइन पर ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप हमें जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज दी हुई है, ये फॉर्मेलिटीज आपको जो है यहाँ पर पूरी कर लेनी है। ठीक है जी, 299 रुपीज का चार्ज है केवल, और इसके साथ आपकी चैनल मेंबरशिप आप जो है ज्वाइन करके और हमारे जो जानकारियां हैं या हमारे जो रेफरेंसेस हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।